नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे शिक्षा निदेशालय की 10th क्लास की सामाजिक ज्ञान की कार्यपत्रिका नंबर 2 और आज दिनांक है 8 जुलाई 2021। आपने पिछली जो नंबर 1 की कार्यपत्रिका थी उसके अंदर देखा था भारत की उद्देशिका के बारे में, भारत की प्रस्तावना के बारे में, जो आपके हर किताब के पहले पन्ने पर लिखी होती है, जिसके माध्यम से आपने भारत की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास किया होगा, जिसमें प्रमुख विशेषताएं आप पत्रिका नंबर 2 में पढ़ने और समझने वाले हैं। आप जानते हैं भारत का संविधान, ये आपने कई बार नाम सुना होगा। संविधान के बारे में जब आप सोचते हैं तो देखते हैं कि ये होता क्या है। आपने बेटा देखा होगा स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, वो अपने टीचर्स के माध्यम से पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इसी प्रकार से घर के अंदर अपने पिताजी हैं, एक नियमावली बना देते हैं कि किसको क्या काम करना है, सारे काम बांटे रखते हैं, तो वो भी एक सिस्टम है। लेकिन ये सारा की सारा क्या है, अलिखित है। अब भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संविधान है और ये एक लिखित संविधान है। अगर हम और देशों की तरफ जाएं तो ब्रिटेन के अंदर देखते हैं, वहाँ पर भी एक सिस्टम चलता है, लेकिन वो वहाँ का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा संविधान है और ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो एक बहुत लंबा समय इसमें लगा था और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संविधान है। ये कभी भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें संशोधन किए जाते हैं, समय समय के अनुसार संशोधन किए जाते हैं, आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन किए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है इस दौरान है। तो बच्चों आइए आज हम देखते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप जान रहे हैं कि ये पहली विशेषता है संघवाद, दूसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चौथी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा और पांचवी विशेषता है मौलिक अधिकार और छठी विशेषता आपकी लास्ट विशेषता है ये है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें आपने पहली विशेषता के बारे में समझना है और जानना है। तो ये पहली विशेषता संघवाद है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन 2 या 2 से अधिक स्तर पर बटा हो। लेकिन आपने भारत के अंदर देखा है यहाँ पर 3 स्तरों पर बटा हुआ है, 2 या 2 से अधिक। अगर एक पर है तो वो संघवाद नहीं है, और अगर 2 जगह बटा हुआ है शासन, जैसे कि एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर 3 स्तरों पर बटा हुआ है। तो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे। दूसरी विशेषता हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ संसद को प्रमुखता प्राप्त हो, संसद को प्रमुखता प्राप्त हो और जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है। बेटा आपने देखा है जब आपके यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, उन पर लोग प्रत्यक्ष रूप से उन सांसदों का चुनाव करते हैं और वो संसद के अंदर बैठते हैं। वहाँ पर वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि का वो चुनाव करते हैं और फिर प्रधानमंत्री जी हैं वो एक मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जनता यहाँ पर अपने द्वारा शासकों को चुनती है और वो लोग हमारी बातों को संसद में जाकर रखते हैं, वो पूरे देश को चलाते हैं। हमारी आवश्यकताओं को, हमारी कमियों को, हमारे ज़रूरतों को वहाँ संसद के अंदर रखते हैं और वहाँ पर समय समय पर चीज़ों को लागू करवाते हैं। तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो तीसरी विशेषता के बारे में हम जानेंगे और पहचानेंगे कि ऐसी व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु, ध्यान से समझना, निश्चित आयु, जो आयु है हमारी 18 वर्ष को प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने एवं अपने शासक का चुनाव करने की आज़ादी होती है। तो आप देख पाते हैं कि जैसे कि आपके आस पड़ोस में या फिर आपके बड़े भाई भी जब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो एक वयस्क मताधिकार के अधिकारी हो जाते हैं और जब भी चुनाव होता है तो अपना वोट बनवा के और वोट डालते हैं। तो इस बात को आप
जानते हैं। वयस्क मताधिकार जो 18 मतलब एक निश्चित आयु होती है, उससे आगे की आयु जब हो जाती है तो वो मत देने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इंडिया के अंदर 18 वर्ष है और 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसको वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा है, उसके अंदर देखते हैं शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके। तो बेटा हमारे यहाँ पर एक तो मतलब शक्तियों का बंटवारा 3 तरीके से किया गया है कि किसी के बीच में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो इन सभी शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि किसी के बीच में झगड़ा ना हो। और नेक्स्ट जो आपकी विशेषता है मौलिक अधिकार, इसमें हम देखते हैं प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे पास होते हैं, हमको एक जीवन जीने का अधिकार होता है, हमारी गरिमा को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो हम मौलिक अधिकार का सहारा लेकर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इस बात पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। तो बहुत सारी घटनाएं आपने अपने जीवन में ऐसी देखी होंगी। और लास्ट जो आपकी विशेषता है ये है धर्मनिरपेक्षता। इसमें आपने देखा है शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो मतलब हमारे देश के अंदर आपने देखा है कि कोई भी एक धर्म विशेष को दर्जा नहीं दिया गया है। हमारा देश विभिन्नता वाला देश है, यहाँ पर जाति पाति और भाषाएं अनेक प्रकार की यहाँ पर बोली जाती हैं, लेकिन किसी भी एक भाषा ना किसी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त यहाँ पर है। सबको यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढते हैं और इन्हें करते हैं, हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, पता लगाइए कि क्या भारत में संघवाद है। आपका प्रश्न है, पता लगाइए कि क्या भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी हाँ, भारत एक संघीय देश है, क्योंकि हमारे देश में सरकार के, ध्यान से समझना, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमारे देश में सरकार के एक से अधिक स्तर हैं, जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार जो विधानसभा के अंदर बैठते हैं, और स्थानीय सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था जहाँ पर होती है वो स्थानीय सरकार। तो मतलब हमारे देश के अंदर 3 तरह की सरकारें हो गई। दूसरा पॉइंट है, सभी प्रकार की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, ये एक ही व्यक्ति पर शासन करती हैं। ये नहीं कि ये कोई अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर शासन करती हों। जैसे कि हम वोट डालते हैं तो हम एक बंदा स्थानीय सरकार को भी डाल देता है, जब राज्य सरकार के चुनाव होते हैं तो वो राज्य सरकार में भी वोट डालता है, और वही बंदा जब मोदी जी के चुनाव होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, तो उसमें भी वोट डालता है। तीसरा है, सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए शक्तियां और आय के स्रोत अलग अलग हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पता लगाइए कि क्या भारत में संघीय प्रणाली है। ध्यान से समझना, पता लगाइए कि क्या भारत में संघीय प्रणाली है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसके उत्तर हैं, हमारे देश में हम अपने प्रतिनिधि या संसद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। दूसरा है, संसद के ये सदस्य अपने प्रमुखों, मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उन सब का ये चुनाव करते हैं। तीसरा है, भारत में शक्ति या सरकार का मुख्य स्रोत क्या है, संसद है। अतः
हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। आपका तीसरा प्रश्न है, पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है। सार्वभौमिक, ध्यान से समझना, मैंने ऊपर भी समझाया था। यदि हाँ तो भारत में सार्वभौमिक के वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। मैंने पहले बताया था, आपको पता भी होगा कि हाँ, भारत में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का एक समान अधिकार प्राप्त है और हमारे देश में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यदि हाँ तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। भारत में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहली सूची है संघ सूची और दूसरी सूची है राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पूरे विषय जो भी होते हैं उनको केंद्र सरकार देखती है और राज्य सूची में सारे विषय राज्य सरकार देखती है, मतलब विधानसभा पर आधारित जो सरकार होती है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें जो भी विषय होते हैं इनमें दोनों सरकारें अपने अपने बातें रखती हैं और अंतिम अधिकार जो होता है संघीय सूची वाली, मतलब केंद्र सरकार के पास चले जाता है। आपका 5th क्वेश्चन है, पता लगाइए कि भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आइए हम देखते हैं ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और लास्ट आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और अंतिम प्रश्न आपका आता है, पता लगाइए कि भारत में धर्मनिरपेक्षता, पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें आपने देखा है देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ये आपको मैंने पहले बताया। नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को धारण कर सकता है और उसका पालन कर सकता है और किसी भी धर्म का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये 3 तर्क हमने धर्म के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर दिए हैं। तो ये वर्कशीट आज आपकी बहुत अच्छी वर्कशीट थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस जानकारी का अच्छा वो फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।